अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन है तुंदिस खदमतस मज बे एक लट हाजिर बस प्रोग्राम मेज़बान तमसील खान। नाज़रीन दपान जू और तो जहाँ और अगर इंसान सिंदिस सेहतस अख रथ और योर तमिस दुनिया कह त नियामत खास बासान खास क्या तमिस सह आम ते बासान तो अल्लाह ताला सी जार बार आसान करान कि तमिस गो सेहत अता गसन। नाज़रीन सानी प्रोग्राम यही कोशिश आसान कि वातनावो तोह तान सो इन्फॉर्मेशन यम से तुह पन्ने सेहतुक पन्ने पानुक भरपूर ख्याल हेकियो थवित। तो आज युस ऐसे मौजू चोरमुत यथ प्रोग्रामस मज कत बात करने बापत सह न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स रिकॉर्डिंग सर्जरी। तो अत टॉपिकस पे कत करने बापत वनकस स्टूडियोस मज मौजूद सन मेहमान डॉक्टर। आज यमन डॉक्टर सबन दावत दितमत तिम डॉक्टर अल्ताफ उमर रमज़ान, यम प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी स्किम सोरा। नाज़रीन तुह तू सैनिस प्रोग्रामस मज जुड़ित तो तम बापत हेकु तुह कॉल करित सन टेलीफोन नंबर खसन तुहदन टेलीविजन स्क्रीन पे रथ खंजे। नाज़रीन तुह थो यम कथ हुंद ख्याल कि अस कॉल करने ब्रोट करियो तुह पन्न टेलीविजन सेटन हुंद वॉल्यूम कम ताकि तुह हेकियो पनुन जवाब आराम सान बुझित। तो सती वनो तुह ये कि मुख्तसर अल्फाजन मज ब्रिजो पनुन सवाल ताकि बाकी कॉलरन तो मेले मौका। बोले प्रोग्राम में शुरुआत करो तो डॉक्टर साहब करो प्रोग्रामस मज इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तुंद खैर मकदम प्रोग्रामस मज। थैंक यू। तह नश जान जे न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स कम तो तमो मज कम तम हिज डिजीज़ यमन सर्जरी हज जरूरत पेवान। न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट बह कर मुख्तसर तम बयान यथ मज ऑपरेशन जरूरी आसान तम हेको अस डिवाइड करित दिमाग बे स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट एरियाज दोशवे मज डिजीज़ यथ मज ऑपरेशन जरूरत पेवान। अगर दिमागुक वनो ये हेको डिवाइड करित कंजेनाइटल यम साथ बच जवान जन विश तमिस प्रॉब्लम आसान यमन सर्जरी जरूरत आसान तथ मज कुन साथ आब जमा गसान तिमन कलस मज तथ वनान हाइड्रोकेफेलस तथ पेवान सर्जरी करन तथ अक सर्जरी करान ये शंट त्रावान या आजकल करान एंडोस्कोपिक सर्जरी यथ मज शंट जरूरत पेवान क्या यह अक डिजीज़ बेन कुन साथ सेस आसान यम लॉकचार मज यम साथ यह जवान तम साथ हेकन सेस आसन दिमागस मज तथ ऑपरेशन पेवान जरूरत। बे स्पाइनल कॉर्ड मज हेकन सेस आसित तथ मज कुन साथ जवानी कुन साथ फेफर आसान कमरस मज तम अलामत ये कि पेशेंट हेकान या बच्चे हेकान जंग वंग ठीक पे चलित कह बे तमिस यूरिन कंट्रोल आसान कह सह कंजेनाइटल एनोमली यथ मज स्पाइनल कॉर्ड पूर बनोमुत आसान कह तथ ऑपरेशन पेवान जरूरत। बे दिमाग मज कुन साथ इन्फेक्शन अगर निमो इन्फेक्शन मज कुन साथ एप्सिस आसान ब्रेन मज एप्सिस हेकी आसित तथ ऑपरेशन जरूरत पेवान या कुन साथ ट्यूबरक्लोसिस आसान सह हेकी दिमागस असर करित तथ मज सेस बनान अंदर ट्यूबरक्लोसिस तम पेवान ऑपरेट कर। अच्छा ये सारी डिजीज वनो इनको ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें सर्जरी की, ऐसा तो नहीं होता होगा कि इंसान पहले ही सर्जरी तक पहुंच जाएगा, उससे कुछ सिम्टम्स तो पहले होंगे। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, और कौन से ऐसे हैं जिनको जो ही हमें लगा ऐसा कुछ है हमारे साथ तो हमें इमीडिएटली एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी मोस्टली जो सर्जिकल डिजीज़ हैं उनमें सर्जरी ज़रूरत पड़ती है। अगर इनिशियल स्टेजेस में सर्जरी करें तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, अगर डिले हो जाए सर्जरी तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो सपोज़ पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है तो उसके अलामत सिंपल हेडेक या कन्वल्शंस या लारन वनान लारन है कि या मिर्गी वनान ही कैन प्रेजेंट विद दैट। तो ये प्रेजेंटेशन होती है, इनको इग्नोर नहीं करना होता। सपोज किसी को हेडेक है, कॉमनली हर एक को हेडेक होता है, इट डजंट मीन कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन अगर हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन हेडेक हो रहा है और कभी सुबह शाम और दवाइयाँ बार बार खाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि ये डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर एक बारी पैरासिटामोल खा ली ठीक हो गया तो आम हेडेक होता है वो ठीक हो जाती है, स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी हेडेक होती है वो ठीक हो जाती है। जो ठीक ना हो रही हो और कुछ दिन परसिस्टेंटली हो उसमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि वो देख सकें कि ये माइग्रेन है या सिंपल हेडेक है या ये किसी
बड़ी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की दिमाग अलामत के अंदर है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है जिसकी अलामत जी। है। ऐसी मिर्गी अगर है, मिर्गी का एक दौरा पड़ गया, उसे इग्नोर नहीं करना, दिखाना ज़रूरी है ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके देखें क्यों आई है ये मिर्गी। ये किसी ब्रेन की लीजन की वजह से है या ये आम मिर्गी है जैसे कईयों को होती है ट्यूमर के बगैर जिसको सर्जरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका कहने का यहाँ यही मतलब है कि अगर आपके जो सिम्टम्स है वो प्रिवेल होते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जाता एक सिंपल सी मेडिसिन लेके, तो हमें एक सर्जन, न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में ही बच्चों के हवाले से बात की थी कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो बच्चों में पैदाइशी तौर आ जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ और बच्चों का क्या वाबस्तगी है आपस में, मतलब बच्चों को किस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? ये कॉमन तो ये मैंने बताया जो पैदाइशी होते हैं, जी दिमाग में पानी जमा होना, जी जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती जी। है। अदरवाइज दिमाग कईयों का ठीक से नहीं बना होता, जी उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। वो मेडिसिन से ही और फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह और बाकी थेरेपी से उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, और सब नॉर्मल ना भी बन सकें। जो आप कहते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या जी। रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, लेकिन इनमें सर्जरी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन कुछ डिजीज़ जैसे हाइड्रोकेफलस मैंने कहा, इसका बहुत बड़ा रोल है। इससे दिमाग जो नहीं बन रहा होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जी और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिवर्ट हो जाती हैं, जी और पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। या ऐसी मैंने कहा कमर में कोई सेस्ट जैसा होता है या कोई ट्यूमर होता है जी। या कोई पानी का बस्ता जैसा होता है जिसको ऑपरेट करके कुछ हद तक पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ऐसी उनको, लेकिन बच्चों को ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं। जी बच्चे जो पैदा होते हैं पैदाइशी में विद इन फ्यू मंथ्स उनको वो ठीक नहीं होते, उनको कन्वल्शंस हो रहे होते हैं या कुछ भी दो उनको पचता नहीं है, रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो अंदर ट्यूमर होता है कईयों को, और छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूमर ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों के हवाले से तो हमने बात की कि उन्हें ये डिजीज़ हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है अगर छोटा बच्चा कहता है मुझे किसी जगह दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर में दर्द होता है, तो अक्सर माँ बाप ये कहते हैं कि अरे तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कि हम किस हद तक बच्चों की ये बात सुने और इस पे गौर करें? जी, बच्चे जो हैं वो हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी। तो वहाँ पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि ये बच्चा जैसे था नॉर्मल, ये वैसा है कि ये कुछ चेंजेस इसमें आई हैं। सपोज रिफ्यूजल ऑफ फीड है, अगर फीड वो छोटा बच्चा है और वो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो फीड रिफ्यूज करता है, या उसको जो भी फीड देते हैं वॉमिट करता है, या वो थोड़ा लेजी लग रहा है, एक्टिव नहीं है, और जैसे वो बैठता स्माइल देता था ऐसे स्माइल नहीं दे रहा है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ये पेरेंट्स को इमीडिएटली समझ में आना चाहिए बच्चा ठीक नहीं है, और उसको उनको करनी चाहिए मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली जो भी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हो या कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो या कुछ हो, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर उन्हें लगा बच्चा ठीक नहीं है, और अल्टीमेटली CT MRI एटसेट्रा करके पता चल जाता है कि क्या अंदर प्रॉब्लम है जिसका इलाज फिर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं, लगता है फॉर एग्जांपल स्टमक का मसला है या एंडोक्रिनोलॉजी का मसला है, लेकिन आखिरकार जाकर पता चलता है कि न्यूरोलॉजी का मसला है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये डिजीज़ इंटर रिलेटेड होती है, कहीं किसी तरीके से इनके सिम्टम्स एक दूसरे पे असर दिखाती हैं? जो ब्रेन की डिजीज़ होती हैं, ख़ासकर ब्रेन ट्यूमर सामने, ये डिपेंड करता है किस साइट पे है, किस एरिया में है, और उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी वेरीड होती हैं। कई लोग होते हैं, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको इट स्टार्ट्स विद विजन में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो विजन जिसमें आपको बार बार ऐनक चेंज करना पड़ रहा है। आपने अभी आंखें चेक करवाई, एक ऐनक आपको दिया गया और उसके बाद फिर लग रहा है आपको मेरे को ठीक नहीं दिखाई दे रहा, फिर दोबारा से आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर दूसरी ऐनक दे देते हैं, इसका मतलब है कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो उसमें यूजुअली वो ट्यूमर्स जो आंखों की रगों के पास होते हैं, वो आंखों की रगों को अंदर से दबा रहे होते हैं और उससे विजन धीरे धीरे कम होता है। तो कई बारी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास भेजते हैं, उन्हें लगता है, शक होता है कि नहीं बार बार ऐनक क्यों चेंज करना पड़ रहा है, कुछ अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो ये विजन एक चीज़ है जो कि प्रेजेंट कर सकती है एज अ ब्रेन ट्यूमर, कैन प्रेजेंट एज अ विजन डिस्टर्बेंस। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिसको भी विजन थोड़ा कम है उसको अंदर ब्रेन ट्यूमर है, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर विजन बार बार डिटोरेट परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है तो इट इज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न, ये कंसर्न। और ये खुद ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताएंगे उनको कि हाँ जी इनको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए या सीटी या एमआरआई की ज़रूरत है, वो करेंगे, वो खुद ही करवा देते हैं। दूसरा, कई बार छोटे बच्चों में खासकर दे प्रेजेंट विद वॉमिटिंग। कुछ ट्यूमर्स होते हैं कुछ एरिया में, जो मेडुला आपने सुना होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा है जी, उसके नज़दीक जो ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन स्टेम के नज़दीक ट्यूमर होते हैं, दे प्रेजेंट विद वॉमिटिंग ओनली। जी, उनमें खाली वॉमिटिंग होती है, जो भी बच्चा खाता है वॉमिट करता है और ऑफ एंड ऑन वॉमिट करता रहता है और फेलियर होता है थ्राइव करने में, मतलब इट डजंट ग्रो मच, लगता है कि ये पीछे पीछे जा रहा है। हेडेक ना हो सीवियर या वो कंप्लेंट ना करे हेडेक की, लेकिन ये सिम्टम जो है अगर बार बार हो रहा है दे हैव टू टेक इट सीरियसली एंड दे शुड गो टू अ डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब, हम इस हवाले से और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में पहली कॉल शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शर्मा साहब जम्मू से। हेलो। हेलो जी शर्मा साहब, अपना सवाल पूछिए। हेलो। डॉक्टर जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है सर, मैं यहाँ तहसील मेरा माध्यम से बोल रहा हूँ, लक्ष्मण दास शर्मा जी जी। तो मुझे सर भारी रहता है, दर्द नहीं होती है, भारीपन रहता है जी। तो सवेरे शाम को दिन में कहीं ठीक भी हो जाता है, पता नहीं है क्या है। उम्र मेरी है 82 साल। कितनी उम्र आपकी कितनी है? 82 साल। 82 जी जी। जी, सवाल पूछिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा सिर जो है ना, सर भारीपन रहता है। जी जी जी। भारीपन रहता है, उठाया नहीं जाता है। तो जी हमें आपका सवाल मिल गया है, आप जवाब सुन लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। सर भारी रहना एक सिंपल सी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि नींद अच्छी तरह से ना हुई हो, या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो, या कोई परेशानियां हो, इन सब से सर भारी थोड़ा रह सकता है। इट डजंट मीन एग्जैक्टली कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये सिंपल सी पैरास्टमॉल वगैरह खाते हैं और ये फ़र्क नहीं हो रहा है और इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है जी, और ये भारीपन काफ़ी टाइम से है और अर्ली मॉर्निंग होता है, जब ये उठते हैं तभी भारी होता है, तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या न्यूरोसर्जन के पास जाएं। अगर ये ठीक नहीं हो रहा है सिंपल सी पैरास्टमॉल से, और अगर परसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो फिर जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों में जो डिजीज होती है, और साथ ही आप बता रहे थे सिम्टम्स कुछ होते हैं, प्रॉब्लम एक पहले सामने आती है और आखिरकार जाकर वो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। जी, एक मैंने बोला विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट कैन प्रेजेंट, ब्रेन ट्यूमर कैन प्रेजेंट एज विजन प्रॉब्लम। दूसरा वॉमिटिंग विद हेडेक और विदाउट हेडेक, चाहे सर दर्द हो या ना हो, खाली वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग अगर हो वो भी सीरियसली लेनी चाहिए। या अगर बच्चा ठीक ठाक था लेकिन अब एक साइड उसका कमज़ोर लगता है और वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, थोड़ा स्टैगर कर रहा है, या उसकी ओवर स्टेपिंग हो रही है, या बैलेंस ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें ये नहीं लेना चाहिए कि बच्चा कमज़ोर है, शायद खाता पीता नहीं है, कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट ही ऐसे करती हैं कि इम्बैलेंस हो, या चलने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, या खाने में वो कुछ खाता है अपने हाथ से लेकिन वो मुंह में नहीं जाता, इधर साइड में स्मेयरिंग उसकी होती है, इसका मतलब है उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है बच्चे का। ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो होते हैं इनको थोड़ा सा पेरेंट्स को एवेलुएट करना चाहिए कि ये परसिस्टेंट है या बीच में हुआ एक आध बार तो हो गया, ठीक हो गया। अदरवाइज अगर ये कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है और ये बढ़ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अभी फ़ोन लाइन पे मौजूद है सबा नूर। सबा नूर ज़ैना कदल से है। सबा नूर, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है डॉक्टर साहब से कि असल में जो हम न्यूरो प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, अगर डॉक्टर साहब मुख्तसर तौर पर इसको डिफाइन करें, असल में न्यूरो प्रॉब्लम है क्या और कहाँ से स्टार्ट होती है। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि मेरा एक भाई है, उसको शायद न्यूरो प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी जो वेन्स हैं वो चलते वक्त टाइट सी हो जाती है, उसका चलना फिरना मुश्किल है, खिंचाव सा लगता है और चलने फिर में तकलीफ होती है। उसने डॉक्टर का इलाज बहुत किया लेकिन दवा खत्म होने के बाद फिर से वही सिचुएशन आ जाती है। तो इस बारे में जरा डॉक्टर साहब अपनी थोड़ी सी डॉक्टर साहब, आप इनसे कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं बता देता हूँ। मुझे
जो ये पूछ रही हैं कि न्यूरो प्रॉब्लम जी क्या होती है, ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है। न्यूरो कोई भी डिजीज़ जिससे इंसान की, अगर हम ब्रेन का सोचें, अगर पेशेंट जैसे सोचता था, जैसे बात करता था, वैसे बात नहीं कर रहा है, सोच उसकी डिफरेंट हो रही है, बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, या यादाश्त एकदम, एक तो नॉर्मल यादाश्त थोड़ी कम होती है विद एज, लेकिन एक एबनॉर्मली एक आप लगते हो यादाश्त पहले अच्छी थी अब नहीं हो रही, ये सारी डिजीज़ हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं। इनमें फिर हमें एवेलुएट करना होता है ये सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, इसमें कोई ट्यूमर की वजह से है, या अंदर कोई और ख़राबी हो रही है, या साइकोलॉजिकल है। तो ये न्यूरो इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इट कैन बी अ न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो साइकेट्रिस्ट डील करते हैं, इट कैन बी अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो एक न्यूरोलॉजिस्ट डील करता है, इट कैन बी अ सर्जिकल प्रॉब्लम जो एक न्यूरोसर्जन डील करता है। तो जब भी कोई सिम्टम्स ऐसे लगे कि पेशेंट नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, जैसा इसका नेचर था वैसा नहीं है, तो इमीडिएटली हेल्प सीख करनी चाहिए। फिर डॉक्टर्स का खुद ही वहाँ तक ले जाएंगे कि किस जगह जाना है जी। उनको। डॉक्टर साहब, इन्होंने भाई के लिए जी, उनके ब्रदर को टांगों में कुछ जो प्रॉब्लम लग रही है कि चलते हुए खिंचाव लगता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी हो सकती है, ये वैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है। अगर खून का दौरा टांगों में ठीक नहीं जा रहा है तब भी ऐसी सिम्टम्स आ सकते हैं, या जैसे स्मोकर होते हैं कुछ होते हैं उनमें भी ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, या न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिजीज़, स्पाइन की डिजीज़ हो सकती है, स्पाइन में कैनाल नैरो हो, या कोई डिस्क, 2-4 डिस्क प्रोलैप्सेस हों जो कि रगों पे प्रेशर डाल रहे हैं, उनकी वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये बहुत वायर्ड एक चीज़ है, और जब तक डॉक्टर देखेंगे, वो एसेस करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये सच में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आप सवानूर को यही सजेस्ट करेंगे जी कि वो हाँ, अपने ब्रदर को एक डॉक्टर के एक पास बार लेके आ जाएं। अगर ये इंस्टीट्यूट आए, इंस्टीट्यूट जी। ओपीडी न्यूरोसर्जिकल ओपीडी हर दिन होता है एक्सेप्ट फॉर संडे, जी। एवरी डे वी हैव एन ओपीडी, तो दे कैन कम एंड सीक हेल्प। डॉक्टर साहब, कई ऐसी बीमारियां होती है जो हेरिडिटी में आ जाती है, तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनका और हेरिडिटी का कितना आपस में कनेक्शन है? क्या वो भी हेरिडिटी में आ जाती है? कुछ हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोलॉजिकल जो हेरिडिटी में आते हैं। अब ये कुछ ट्यूमर्स भी हैं उनमें, जी। सिस्ट जिसको हम कहते हैं, सेस्ट होते हैं, वो रगों पे आ जाते हैं, वो ब्रेन में भी हो सकते हैं, स्पाइन में भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिस्ट होती हैं, और कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज़, उसमें सीजर्स भी एक चीज़ है, जैसे लारिंजिकसानिया के हैं, लेकिन ये कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स को लार्नी है या सीजर्स हैं या मिर्गी है तो हर एक बच्चे को ज़रूरी है कि हो, लेकिन अगर वो सिंड्रोमिक है किसी चीज़ में तो वो डॉक्टर साहब आ सकता है। जी, इस हवाले से हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में, ये है MK भट्ट दिल्ली से। भट्ट साहब, अपना सवाल पूछे। हाँ, मैं MK भट्ट बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, मेडिकल साइंस प्रोग्रेस, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस की है, बिकॉज आई एम वॉचिंग दीज प्रोग्राम्स इंटरनेशनल वे। तो मैंने देखा कि रोबोट्स आर प्लेइंग द वेरी गुड रोल्स इन इंटरनेशनल फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। मगर जो हमारा पुरानी ये ना बच्चों में डिसऑर्डर्स या बड़ों में भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो बड़ा क्रिएट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स का विजनरी विजन तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, मगर डिटेक्शन कम हुआ करता था। दे आर नॉट गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ दैट। किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो म्यादे का क्या है, स्पाइनल का होता है, कुछ का वो डिसऑर्डर। नाउ द प्रोग्रेस इज वेरी इमेंस, the progress is very immense by digital, but I am watching the digital medical science are going for operations for neurology problems, other problems. जो अब डिटेक्शन को रूट कॉज है, जो बच्चों की डिटेक्शन नहीं होती, या माँ की प्रॉब्लम है, फादर का प्रॉब्लम है, वो डिसऑर्डर से स्पेशलाइज्ड बच्चे जो पैदा होते हैं वो नहीं प्रूव किया जाता था कहाँ सा रूट कॉज है। नाउ दिस इज गोइंग वेरी प्रोग्रेसिव। इसके मुताबिक आप डॉक्टर साहब क्या करें और मैसेज क्या देना चाहते हैं? थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू भट्ट साहब। भट्ट साहब ऐसे रेगुलरली ये प्रोग्राम देखते हैं, और इनवेरेबली जब भी मेरा प्रोग्राम है मैंने रेगुलर कॉलर है। हाँ, इनके क्वेश्चन हमेशा होते हैं, एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट टाइम। जी, ये जो रोबोट्स की बात कर रहे हैं, रोबोट्स इन सर्जरी, इट इज़ एन इन थिंग, ये आ रहे हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी हर चीज़ में नहीं इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती है। खासकर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में अभी इसका
रोल इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी कुछ जनरल सर्जरीज हैं, यूरोलॉजिकल जो यूरोलॉजी जो एक साइंस है उसमें है, गायनी है, इन साइंसों में रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी के थ्रू काफ़ी हद तक हो रही है। इसमें प्रिसीजन अच्छा है जी। सर्जन की उधर भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रोबोट्स अगर हम यूज़ करें तो उसमें प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, कट्स बड़े एक्यूरेट लगते हैं और गड़बड़ होने के चांसेस कम है, और दैट इज़ द ओनली थिंग। बाकी जो ये कह रहे हैं कि साइंस काफ़ी आगे बढ़ा है, डिटेक्शन काफ़ी है, वो तो है ही है। आई मीन अब न्यूरोसर्जरी बहुत सेफ बन चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दैट है। इज ऑल्सो कमिंग इन, एंड इवन सिंपल व्हेन द सीटी स्कैन केम एंड व्हेन एमआरआई केम, ये सारा का सारा सीन ही चेंज हो गया न्यूरोसर्जरी का। न्यूरोसर्जरी में पहले हम ब्लाइंडली ट्रीट करते थे, जी। अब हम इस साइंस की वजह से सब देख के कर बहुत बहुत इजीली डिटेक्ट भी होती है चीज़। क्यों आई हैं आजकल हमारे जो जेनेटिक्स में बहुत प्रोग्रेशन है, जेनेटिक बेसिस ऑफ अ डिजीज़ ऑल्सो पता चलती है, उसी हिसाब से फिर उनका आगे जो फ्यूचर है ट्यूमर्स का डील करना हो सकता है जीन्स के थ्रू हम इनको टारगेट भी कर सकें। जो एक चल रहा है प्रोग्रेस है, काफ़ी ट्राई भी किया गया है लेकिन अभी तक उसमें सक्सेस नहीं मिली है। स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल से भी ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, कुछ डिजेनरेटिव डिजीज़ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें प्रोग्रेस अभी और होनी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे है अशोक कोल साहब, ये है अहमदाबाद से। आप का खैर मकदम प्रोग्राम में अपना सवाल पूछिए। आदाब डॉक्टर साहब, आदाब। आदाब। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, अभी हम आप हेलो जी 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 आप सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, अभी मैं आपका ये सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि न्यूरो इज कनेक्टेड विद आई साइट आल्सो, आई साइट के साथ भी इनका कुछ कनेक्ट रहता है। जी जी। एक्चुअली मैंने 8-9 महीने पहले कैटरस का ऑपरेशन कराया था। कैटरस के बाद जो नंबर मेरे को मिले थे, मेरे 6-7 महीने के बाद वापस चेंज करना पड़ा उसको, मेरे 7 महीने के बाद। जी। तो इसका आई साइट के साथ भी कुछ इफेक्ट रहता है डॉक्टर साहब, न्यूरो का रिलेटेड विद आई साइट आल्सो? जी 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 जी। मैंने पहले अर्ज किया था कि हर एक आई साइट की जो डिफेक्ट्स हैं दैट डज नॉट मीन कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी। लेकिन अगर कोई आई साइट डिटोरेट होती है और उसे करेक्ट किया जाए, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी की है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विजन ठीक होना चाहिए, लेकिन वो ठीक तब होगा जब उसमें वो स्पेक्स राइट टाइप के स्पेक्स लगाएंगे तो विजन ठीक होगा, या इम्प्लांट लगाते हैं, ये इंट्राओकुलर इम्प्लांट लगाते हैं, उसके बाद विजन नियर नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसके बाद भी इनका रैपिडली डिटोरेट हो रहा है विजन, तो आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अगर रैपिडली डिटोरेट नहीं हो रहा है, एक आध नंबर बीच में हल्का सा चेंज हो रहा है, दैट इज़ नॉट ऑफ कंसर्न, लेकिन अगर बार बार नंबर चेंज करना पड़े तो फिर इट इज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न। फिर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बताएंगे इनको कि नहीं जी आपका सीटी ज़रूरत है क्योंकि आप ठीक नहीं हो रहे हो, हमें देखना अंदर तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, सीटी या एमआरआई वो कर देंगे। जी पहले तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जी हाँ, इट मे बी अ सिंपल आई प्रॉब्लम विच कैन बी डेल्ट विद, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही कर देंगे। और उनको भी अगर लगेगा नहीं ये बार बार रैपिडली डिटोरेट हो रहा है, क्योंकि कई डिजीज़ हैं आई की भी जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती हैं, इट्स नॉट अ मस्ट कि ये अंदर की ब्रेन की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रोग्रेशन हो रहा है विजन में डिटोरेशन का। कुछ लोकल आई प्रॉब्लम भी होती हैं जो ग्रेजुअली डिटोरेट होती हैं, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बताएगा कि ये वो डिजीज़ हैं, इसमें न्यूरोसर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी उन्हीं की प्रॉब्लम है, वो डील करेंगे उसके साथ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हेरिडिटी में आने वाली डिजीज़ के बारे में। जी उसमें है कुछ डिजीज़, लेकिन अब हम जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम सबको वही होगा जो हमारे पेरेंट्स को है। जी, ऐसा नहीं लेकिन होता ऐसा नहीं होता। कुछ हैं डिजीज़ तो नेचुरली जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ जब हमें लगता है कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें हेरिडिटी का रोल है, तो हम उसमें फैमिली को यूजुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें ये खौफ नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो कि हेरिडिटी में आती है, नॉट लाइक डायबिटीज़ वगैरह जो है उसमें काफ़ी कॉमन, हाइपरटेंशन भी काफ़ी कॉमन है कि अगर पेरेंट्स को हो तो बच्चों को भी होता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमनली
लेकिन हैं देयर आर फ्यू डिजीज, वो खुद ही हम बता देते हैं उस वक्त कि इसमें बच्चों को भी स्क्रीन करना है। जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त कोविड-19 पैंडमिक हर तरफ यही बात हो रही है, हर तरफ यही मसले हैं कि कोविड-19 पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है जो हमारी सर्जरीज़ का इस वक्त आप सर्जरीज इस वक्त कंडक्ट करते हैं क्योंकि पैंडमिक है, तो जी, आप जी, इस सबको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? जी, इस पैंडमिक ने परेशान बहुत किया है जी। इनफैक्ट हम सब इस पैंडमिक की तरफ ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, और हमारे जो वो पेशेंट्स हैं जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं। जी। तो दिस एवरीबडी रियलाइजेस, एवरी डॉक्टर रियलाइजेस, लेकिन एट द सेम टाइम जब पैंडमिक एक आता है हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जो एक गवर्नमेंट मेडिकल एडवाइस लेके और बाकी लोगों की भी एडवाइस लेके एक प्रोटोकॉल बनाती है। इसमें पहला प्रोटोकॉल हमारे पास आया था कि हमें खाली इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो न्यूरो सर्जरी तो कभी बंद नहीं हुआ, न्यूरो सर्जिकल थिएटर्स कभी बंद नहीं हुए, वी हैव बीन ऑपरेटिंग ऑल द टाइम। डॉक्टर साहब, हम माजरत चाहते हैं, हम आपको यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं रविंदर राजदान जम्मू से। रविंदर जी, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि न्यूरो प्रॉब्लम से ब्लड कम भी हो सकता है या ब्लड नहीं बन सकता है? जी डॉक्टर साहब। ऐसा तो नहीं होता कोई ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम जिससे ब्लड कम हो या ब्लड बनना कम हो। वो यूजुअली प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लड की, या कोई ऐसा खुदा न खास्ता किसी को कैंसर होता है या कुछ होता है जो ब्लड में हो, उसके बाद वो न्यूरोलॉजिकली भी प्रेजेंट कर सकता है, इट कैन स्प्रेड, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। लेकिन पर से कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है जिससे कि ब्लड कम हो। हाँ, कुछ ऐसी साइकेट्रिक एलिमेंट्स होती हैं जिसमें इंसान खाना पीना कम कर देता है, उसको फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। दैट कैन बी ए वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, ऐसे डायरेक्टली कोई ऐसी डिजीज नहीं होती यूजुअली। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ अभी फोन लाइन पे एक और कॉलर जुड़े हैं, ये है जावेद अहमद अनंतनाग से। जावेद अहमद, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद अहमद, अपना सवाल पूछिए। हाँ, बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं गया था डॉक्टर साहब के पास 2018 में नवंबर में। जी। तो मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी सर्जरी करनी है। जी। तो फिर मैंने फरवरी में सर्जरी की थी। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब उस वक्त लीव पे थे, उनको शायद वैकेशन थी, विंटर की वैकेशन है। तो फिर वहाँ पे दूसरे डॉक्टर साहब थे, उसने सर्जरी की। जी। तो जब उन्होंने सर्जरी कंप्लीट की, उन्होंने कहा कि वो जो डिस्क है आपकी वो ज्यादा सख्त थी, तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको वो निकाल नहीं सके। आप अपना सवाल मुख्तसर अल्फाज में पूछिए। हाँ जी। तो अब उन्होंने वो डिस्क नहीं निकाली है, उसकी वजह से उतना मुझे वो रिलीफ नहीं हुआ जितना मैं चाहता था। जी। तो वही डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे जी, आप जवाब सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप जवाब सुन लीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत कम समय है, इनका जवाब दे दीजिए। जी, इनको जो डिस्क है ये कह रहे हैं कि वो सख्त थी या कुछ वो होता है, यूजुअली कैल्सीफाई हो जाती है कोई डिस्क, उसमें फिर डिस्क रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जगह बनानी पड़ती है, लैमिनेक्टमी करके एरिया बनाना पड़ता है ताकि वो रगे जो हैं वो उसमें प्रेशर ना पड़े। तो अगर इन्हें पूरा रिलीफ नहीं है, ये हमें ओपीडी में आके मिल सकते हैं, हम इनको रिव्यूलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे क्या प्रॉब्लम है। जी। तो ही शुड। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम अपने नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, और फ़ोन भी हमारे साथ फ़ोन लाइंस पे भी जुड़े रहे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे लेंगे इजाज़त इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर साहब के साथ, और साथ ही होगा एक नया मौजू। जब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।